इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। अफगानिस्तान पर जब से तालिबान का कब्जा हुआ है, हर हल्के में इस बात को लेकर चर्चा है कि अब पाकिस्तान किस तरीके से तालिबान का इस्तेमाल करेगा। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बहुत उल्लास मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे दिन होंगे, क्योंकि एक तरह से अमेरिका का डोमिनेंस खत्म हो गया है और उसके साथ साथ पाकिस्तान अब अपने दोस्तों के साथ, एलाइज के साथ तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जैसे कि हामिद मीर साहब, इनका यह कहना है कि नहीं, ये आज जश्न मनाने का मौका नहीं है और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। हामिद मीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हामिद साहब, आपका वॉशिंगटन पोस्ट का जो राइटअप है वो मैं पढ़ रहा था, उसका टाइटल अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, पाकिस्तानीज आर्ट रिजॉइसिंग ओवर द ट्रायम्फ ऑफ तालिबान। एक तरफ तो बहुत सारे पाकिस्तान के लोग ये मान रहे हैं कि तालिबान के साथ अब लगातार आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तानीज आर नॉट रिजॉइसिंग, खुश नहीं है, ऐसा क्यों? पाकिस्तान में दो तरह के लोग हैं, जिस तरह के हर मुल्क में दो तरह के लोग होते हैं। तो एक पाकिस्तान में ऐसे लोग बिल्कुल हैं जो कि तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद से बड़े खुश हैं। उसमें जमात इस्लामी है, उसके जो सरबराह हैं सेनेटर सिराजुल हक साहब, वो तो मुबारकबाद दे रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम लेड बाय मौलाना फजलुर रहमान, वो भी बड़े खुश हैं। कुछ इस हुकूमत के मिनिस्टर्स ने भी ऐसे ट्वीट किए हैं जिससे ऐसा लग रहा है वो बड़े खुश हैं। लेकिन ओवरऑल आप ये देखिए कि मेजॉरिटी ऑफ दी पाकिस्तानीज वो बड़े केयरफुल हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब ये तालिबान जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान की स्वात वैली पे कब्जा किया हुआ था, जब ये ट्राइबल एरियाज में इनका कंट्रोल था, तो वहां पे क्या हो रहा था, और पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ भी ये लड़ाई में मसरूफ थे। और कल भी जो लोग काबुल की पुलचरखी जेल से रिलीज हुए हैं, उसमें ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में वांटेड हैं। तो इसलिए वजीर आजम जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने ये तो कह दिया कि गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि तालिबान को ये गुलामी की जंजीरें जो हैं, ये पाकिस्तानी स्टेट ने अमेरिका के साथ मिलकर पहनाई थी। जब परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, तो पाकिस्तान की स्टेट ने अमेरिका को पाकिस्तान में फौजी अड्डे दिए जहां से तालिबान पर बमबारी होती थी। तो आज जब इमरान खान साहब कहते हैं कि जी गुलामी की जंजीरें टूट गई, तो ये जंजीरें तो पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर उनको पहनाई थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को इस सूरत हाल में बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बड़े मोहतात तरीके से बात करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में जो भी बुरा काम होगा, जो भी वहां पे प्रॉब्लम होगा, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे डाली जा सकती है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक वी शुड बी वेरी केयरफुल। बिल्कुल मीर साहब, अब इसमें एक महत्वपूर्ण मसला यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जैसे ही तालिबान का शासन है और पाकिस्तान का पूरा समर्थन भी तालिबान को है, तालिबान जो कुछ करेगा उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जस्टिफाई करने की एक बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर होगी। ठीक वैसे ही जैसे 96 से लेकर 2001 तक पाकिस्तान इस जिम्मेदारी को निभा रहा था और कई जगहों पर पाकिस्तान के लिए मुश्किल आती थी, यह जिम्मेदारी एक बार फिर आएगी। और क्या पाकिस्तान के हुक्मरान इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार हैं? क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स हैं तालिबान के जो बहुत जुर्म ढा सकते हैं। देखिए, आपने जो रेफरेंस दिया हिस्ट्री का 1995 से 2001 तक, तो ये वो दौर मीर साहब, ऐसा लग रहा है कि मीर साहब, जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू सर। तो 1995 से 2001 तक दो ऐसे मौके आए जब दुनिया ने पाकिस्तान से कहा कि तालिबान को बामियान में बुद्धा के स्टैचूज तोड़ने से रोको। पाकिस्तान ने रोकने की कोशिश की, तालिबान नहीं रुके। फिर 9/11 के बाद दुनिया ने कहा कि तालिबान से कहें कि उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दे। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की, तालिबान ने उनकी बात नहीं मानी। तो ये तो आज से 20 साल पहले के तालिबान थे जो पाकिस्तान की बहुत सी बातें नहीं मानते थे। उसके बाद ये तालिबान जो है, पाकिस्तान ने पॉलिसी चेंज की, इनको पाकिस्तान में पकड़ा भी गया, बहुत से लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया, फिर ये दोहा में जाके बैठ गए। तो आज जो दोहा में इनके जो चीफ नेगोशिएटर हैं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर साहब, जो अभी थोड़ी देर पहले दोहा से फ्लाई कर गए हैं काबुल की तरफ, ये 9 साल पाकिस्तान की जेल में रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि यकीनन अब दुनिया में ये इंप्रेशन ये है कि जी अगर अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को रोकना है तो पाकिस्तान से कहा जाए कि तालिबान को रोकें। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और अफगानिस्तान में तालिबान के कदम मजबूत होंगे,
तो पाकिस्तान का तालिबान पर जो इन्फ्लुएंस है, जो पहले से ही इतना ज्यादा नहीं था, वो मजीद कम होगा। तो इसलिए ये चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, और इस वक्त जो एक बहुत बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया के लिए है, आपके लिए भी है, इंडियंस के लिए भी है, कि वहां पे बहुत से लोग फंसे हुए हैं। अभी काबुल में एक इलाका है कारते परवान, वहां पे एक गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारे में बहुत से हिंदू और सिख जो है वो बेचारे इकट्ठे हुए हैं, और उनके पास तालिबान गए। उन्होंने तालिबान ने उनको कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, घबराएं नहीं, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन वहां पे अफरा तफरी मची हुई है। तो इसलिए इस वक्त तमाम रीजनल पावर्स को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तान को, इंडिया को, चाइना, ईरान, रशिया, सबको मिलकर यह कोशिश करनी चाहिए कि तालिबान को ये कहा जाए कि आप सबको साथ लेके चलें, स्टेबिलिटी लेके आए अफगानिस्तान में, और वहां पे कोई कत्लो गारत ना हो, और खासतौर पे जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालना जो है, इसके लिए सबको मिलजुल के कोई कोशिश करनी चाहिए। और ये मौका है कि इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में, मुझे पता है ये बात करनी भी बड़ी मुश्किल है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में जितने भी इख्तिलाफात हैं, जितनी भी डिफरेंसेस हैं, उनको आप एक तरफ रखें। और लेकिन जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं उसमें पाकिस्तानी भी हैं और इंडियंस भी हैं और बाकी लोग भी हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि मिलकर उनको वहां से निकालें। परसों का एक मैं वाकया जो है, शायद आपको रिपोर्ट नहीं हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परसों जब तालिबान ने काबुल के एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया था, तो वहां पर एक एयर इंडिया की फ्लाइट भी खड़ी थी, वहां पर पाकिस्तान इंटरनेशनल की एक फ्लाइट भी खड़ी थी। तो इन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट करके एयर इंडिया की फ्लाइट भी निकली वहां से, फिर पाकिस्तान की फ्लाइट भी निकल गई। तो इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि लड़ते रहें, बहुत से इश्यूज पे आपस में लड़ते रहें, लेकिन जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए एक दूसरे से ताउन करें। बिल्कुल हामिद साहब, लेकिन देखिए, जहां आप पाकिस्तान और इंडिया के कोऑपरेशन की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान के जहन में आ जाती हैं। 1999 में IC-814 हाईजैक कांधार में वहां पर जो हुआ, वो हिंदुस्तान के जहन में आज भी ताज़ा है, कोई उससे भूला नहीं है। और उसके साथ साथ एक और बात सामने आती है, जब शरीन मज़ारी टाइप के लोग होते हैं, जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो किस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं, उनका ट्वीट बड़ा ज़बरदस्त है। कंपेयर्ड द फॉल ऑफ काबुल टू द एंड ऑफ यूएस प्रेजेंस इन साउथ वियतनाम इन 1975। जब इस तरह की आवाज़ें पाकिस्तान में बुलंद हो और खुद इमरान खान साहब गुलामी की जंजीर तोड़ने की बात करें, तो फिर ये बहुत मुश्किल नहीं हो जाता? ये बहुत डायबॉलिक है, आप बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखें, मैं कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन तो हूं नहीं हूं, मैं तो अपनी बात करूंगा, या जो बाकी लोग जिस तरह सोचते हैं मैं उसकी बात करूंगा। आप हिस्ट्री में चले गए, आपने 1999 में जो हाईजैकिंग हुई थी उसका जिक्र किया, तो इसमें अगर आप पीछे जाएंगे तो फिर जो है वो मैं भी बहुत सी बातें आपको याद दिला सकता हूं। जब 96 में पाकिस्तान की एम्बेसी जो है काबुल, उस पर हमला हुआ था, तो उसमें कहा जाता है कि बहुत से जो उस वक्त इंडियन दोस्त थे हमारे, वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो इन बातों को छोड़ दें, आप हिस्ट्री की बातों को छोड़ दें। इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान में बहुत से लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालना है। और ये अब अगर आप इस तरह आप हिस्ट्री में चले जाएंगे तो आप नहीं निकाल सकते। बिल्कुल, उसका जवाब वो वही दे सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले जून 2021 में, यानी कि जस्ट फ्यू वीक्स बैक, जून के महीने में इमरान खान साहब ने वॉशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखा था, जिसमें उन्होंने ये फरमाया था कि अफगान तालिबान को मिलिट्री पावर के जरिए काबुल पर कब्जा नहीं करना चाहिए। कुछ हफ्ते पहले तक तो वो ये कह रहे थे, अब वो कह रहे हैं गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। तो मेरे ख्याल से या तो वॉशिंगटन पोस्ट में जो उनका कॉलम था वो गलत था, या अब जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो गलत है। बहरहाल इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। एज अ पाकिस्तानी, एज अ जर्नलिस्ट, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और आम लोगों को इस मामले पे बड़ी एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए और सिचुएशन को ओवर रीड नहीं करना चाहिए। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सूरत हाल जो है वो जिस तरह पिछले 2 दिन में आपको बड़े सरप्राइजेस मिले हैं, इस तरह के और सरप्राइजेस भी आपको मिल सकते हैं। दैट्स व्हाई वी शुड बी वेरी केयरफुल। एब्सोल्युटली। आमिर साहब, आप हमारे साथ बने रहें और अभी हम आपसे और बातचीत करेंगे ही। साथ साथ हमारे और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ भी करा दूं। प्रकाश शाह जी हैं, डेमोक्रेट लीडर हैं, यूएस में हमारे साथ मौजूद हैं। देव कालकर जी रिपब्लिकन लीडर हैं, यूएस से हमारे साथ हैं। अशोक सज्जनहार साहब पूर्व राजनयिक हैं, हमारे साथ हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब, हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत चल रही है। और एक सवाल ये फिर हामिद साहब आप ही के लिए, आपने कहा कि वाकई में अभी पाकिस्तान के प्रमुख यानी कि इमरान खान साहब की बातें समझ नहीं आ रही, वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आपका खुद का तजर्बा भी तालिबान के साथ अच्छा रहा है। आप जानते हैं, आप उनकी फंक्शनिंग को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपने अलकायदा में भी बहुत लोगों से बातचीत भी की थी एक ज़माने में, और वो इंटरव्यूज़ आपके मैंने पढ़े भी हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि तालिबान आज जो है
अगर आप उसका थोड़ा सा भी कंपैरिजन पहले के तालिबान से करें तो क्या ये मॉडरेट तालिबान है या दरअसल ये और ज्यादा अग्रेसिव तालिबान है? आज का तालिबान, उसमें कितना ज्यादा इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस आईएसआईएस और अन्य एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स का हो सकता है? क्या अलकायदा एक बार फिर पैर जमा सकता है पाकिस्तान में और उसके साथ साथ अफगानिस्तान में? ये तमाम पॉसिबिलिटीज क्या है हामिद मीर साहब? देखिए, आपने बड़ा लंबा सवाल किया है। पहली बात तो यह है कि तालिबान है, ना वो मॉडरेट है ना वो अग्रेसिव है। तालिबान है, लेकिन जो आज के तालिबान है ये पिछले वाले तालिबान से कुछ ज्यादा मुझे खतरनाक इसलिए लगते हैं कि जो पहले वाले तालिबान थे, 20 साल पहले वाले तालिबान, वो सिर्फ लड़ने मरने पर आमादा रहते थे, जान लेना है जान देना है। लेकिन ये जो आज के तालिबान है, इन्होंने देखिए कितने शार्पली, कितना क्लेवरली इन्होंने पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल पावर्स को डिसीव किया है। जो पिछले साल दोहा में एग्रीमेंट हुआ था उस पर इन्होंने साइन किए थे। उसमें इन्होंने ये वादा किया था कि ये पॉलिटिकल सेटलमेंट के जरिए अफगानिस्तान का मसला हल करेंगे, लेकिन वो भागकर सबको धोखा देके वो काबुल में घुस गए हैं और उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जो आप कह रहे हैं आने वाले दिनों में, आपने आईएसआईएस का भी जिक्र किया है, तो जो कल हुआ है काबुल की पुलचरकी जेल में, वो शायद मीडिया में इतना रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत, उसमें आपके सब सवाल का जवाब मिल जाएगा। काबुल की पुलचरकी जेल में हजारों की तादाद में बहुत से लोग कैद थे। उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका ताल्लुक तहरीके तालिबान पाकिस्तान से था, जो पाकिस्तान में वांटेड थे, और उसमें ऐसे भी लोग थे जिनका ताल्लुक दाइश के साथ, यानी कि आईएसआईएस अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ था। और ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ये एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। कल जब तालिबान ने उस जेल को तोड़ा तो उन्होंने, जो टीटीपी के लोग थे, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लीडर थे, जैसा कि मौलवी फकीर मोहम्मद हैं, जो कि अलकायदा के एलाई हैं, जिन्होंने पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि मैं अलकायदा के साथ हूं, तो अफगान तालिबान ने उनको रिलीज कर दिया, उनको छोड़ दिया। और जो आईएसआईएस के लोग थे, जिसमें एक अबू उमर खुरासानी है, जिनके साथियों ने पिछले साल काबुल के गुरुद्वारे पे अटैक किया था और बहुत से जो सिख हैं उनकी जानें ली थी, उनको तालिबान ने मार दिया, जेल के अंदर ही मार दिया। तो इससे ये लगता है कि अगर, और उसको फिर कुन्नड़ में आज उसकी तदफीन भी होगी, उसका बरियल भी कुन्नड़ में हो गया है, अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ में। इससे आप ये अंदाजा लगा, मैंने आपको मिसाल देके ये साबित किया है कि अलकायदा और पाकिस्तानी तालिबान, उसको अफगान तालिबान अपना इलाई समझते हैं, उनको जेल से उन्होंने निकाला है सेफली। और जो आईएसआईएस है, उसका जो लीडर था वहां पे अबू उमर खुरासानी, उसको उन्होंने जेल के अंदर मार दिया, उसको कोई ट्रायल नहीं हुआ। तो उसका ट्रायल होना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन गुजरेंगे तो वहां पर इसका रिटेलिएशन हो सकता है और हम सिविल वॉर की तरफ जा सकते हैं, ये आपस में भी लड़ सकते हैं। तो फिलहाल जो आईएसआईएस है वो बैकफुट पे है, वो उनके लोगों के पीछे लगे हुए हैं तालिबान, वो उनको मारेंगे और उसका फिर जो है वो रिटेलिएशन भी हो सकता है। बिल्कुल मीर साहब, इससे पहले कि मैं अपने बाकी मेहमानों से भी सवाल पूछूं, एक और सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तालिबान आज एक ऐसे देश पर अपना कब्जा जमा रहा है जिसके पास अपनी खुद की एयरफोर्स है, उसके पास लड़ाकू विमान हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं, और उसके साथ साथ एक पूरे देश का असलाह उसके पास है और तमाम अन्य सुविधाएं भी हैं, फैसिलिटीज भी हैं। आपको लगता है कि ये आगे चलकर टेररिज्म को बढ़ावा देने में एक बहुत बड़ी कड़ी होगी? हो सकता है कि आगे बहुत कुछ हमें झेलना और देखना पड़े? मीर साहब जी, ये एक बड़ा आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया है और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इस रीजन में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनको ये खतरा नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो उनकी जो कंट्रीज हैं उसमें इंस्टेबिलिटी फैलाने का बायस बन सकता है। जो नॉर्थ अफगानिस्तान है, वहां पे जब मज़ार शरीफ में और तखार के इलाकों में जब तालिबान दाखिल हुए तो जो आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से चाइनीज मुस्लिम्स जो हैं, जिनका ताल्लुक सिनकियांग से है और जिनको अब्दुल रशीद दोस्तम साहब ने वहां पनाह दी हुई थी, वो नीचे उतर आए पहाड़ों से और उनको तालिबान ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि वो तालिबान के साथ मिल गए। तो इसलिए चाइना का भी एक उसमें कंसर्न आ रहा है। इसी तरह इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान के जो फाइटर्स हैं वो भी तालिबान के साथ हैं, तो उस पर उज्बेक गवर्नमेंट का बड़ा एक कंसर्न है। मैंने आपको बताया कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग जो हैं उनको रिलीज किया गया कल पुलचरकी जेल काबुल से, उस पर पाकिस्तान का कंसर्न है। और इसी तरह तालिबान के रैंक्स में ऐसे भी लोग हैं जो ये समझते हैं कि जिस तरह 1989 में अफगानिस्तान से रशियन आर्मी के विड्रॉल के बाद जम्मू कश्मीर में एक मिलिटेंसी की वेव आई थी,
तो उनका एक ख्याल है कि अब अगर अफगानिस्तान से 2021 में अमेरिका निकला है तो इसके बाद दोबारा जो है इस रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में, सिंकियांग में, जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के ट्राइबल बेल्ट में इस तरह की मूवमेंट शुरू हो सकती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है और इसमें रीजन के जो कंट्रीज हैं आपस में लड़ने की बजाय अगर वो एक दूसरे के साथ ताउन करें, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें, तो चीन का भी मसला हल हो सकता है और पाकिस्तान का भी हल हो सकता है, इंडिया का भी हो सकता है। और इसमें एक ईरान का फैक्टर बड़ा अहम है क्योंकि ईरान का जो बलोच इलाका है वहां पे जो बहुत से सेपरेटिस्ट हैं उनका भी अफगान तालिबान के साथ राब्ता है। तो अफगान तालिबान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको चाहिए कि दोहा एग्रीमेंट पे अमल दरामद करवाएं और अपने मुल्क को पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी फैलाने का जरिया ना बनाएं। बिल्कुल। जनरल मलिक साहब, माफ कीजिए, जनरल शंकर प्रसाद जी, मैं आपसे सर ये समझना चाहता हूं जो सवाल अभी हामिद मीर से मैंने पूछा, एक ऐसी फोर्स जो हम जानते हैं कि हमेशा टेररिज्म को या अलग अलग तरीके के फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा देती रही हो, आज उसके पास अपनी एयरफोर्स है, फाइटर प्लेन्स हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। ये कितना बड़ा खतरा है आज हम सब के लिए? मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि हामिद साहब ने पूरा खुलासा कर दिया सही तरीके का। देखिए, पूरी प्रॉब्लम यही है। पहली बात लीजिए, इसका सवाल का जवाब इससे मेरे जवाब से मिल जाएगा जो सवाल आपने किया जी, कि पाकिस्तान के अंदर एक तो सरकार है जो कि आर्मी चलाती है, ISI चलाती है, जिसके जो चीफ बाजवा साहब हैं और जिसके जो प्रधानमंत्री वो इमरान खान जी हैं। तो इमरान खान जी तो एक हेलो जी जी प्लीज सर। हेलो, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। नहीं आ रही? आप बोलते रहिए सर, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, ऐसा लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत है। जनरल शंकर प्रसाद के पास हम तुरंत आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच मैं अभी अशोक जी के पास चलूं। अशोक जी, ये कितना बड़ा एक क्राइसिस है जो हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मान रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अभी आमिद मीर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी दिन बहुत खराब हो सकते हैं। अशोक जी। जी, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं। जो पाकिस्तान के लिए दिन खराब हो सकते हैं, शुरुआत में तो ठीक है, बहुत एक्साइटिंग हो, ग्लोटिंग हो। जो देखिए, हमने 20 साल तक ये अफगान तालिबान को अपने यहाँ पर पनाह दी, अपने यहाँ पर सभी कुछ उनको जो सहूलियत थी, ट्रेनिंग दी, सभी कुछ किया। और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वहां पर वो उनको 20 साल तक वो लड़ते रहे। और हम अमेरिकन भी जो हमसे चाहते थे थोड़ा बहुत, हमने उनके लिए भी वो भी हमारे साथ रहे, परंतु तालिबान को भी हमने दिया, तो तालिबान वहां पर आ गया है। तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी ये फतह की बात है। परंतु मेरे विचार से अगर शुरुआत का दिन देखे जाएं तो उसमें तो ठीक है, वो बहुत ही खुशी मना सकते हैं, बहुत ही रिजॉइस कर सकते हैं। पर आगे चलते हुए, जैसे इन्होंने, हामिद साहब ने खुद कहा, देखिए वहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी है, और वो जब वहां से वो निकले हैं, अभी तक वो बिल्कुल काम करते रहे हैं अफगान तालिबान के साथ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता जो भाई अगर ISI और ये रावलपिंडी GHQ उनके ऊपर दबाव डाले तो वो कहेंगे नहीं, हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हम वो नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध हम काम करेंगे। यही बात है। और अब दूसरी एक और चीज है जी, ड्यूरेंट लाइन का भी मसला है, और ड्यूरेंट लाइन का मसला और बढ़ सकता है, क्योंकि ये आपको मालूम है जो पिछली बार क्या हुआ था। मुल्ला उमर को जब कहा गया था जो आप इसमें वो करिए, ड्यूरेंट लाइन को आप बिल्कुल ठीक करिए और हमें एक बॉर्डर होना चाहिए दोनों देशों के बीच में, तो उन्होंने कहा भाइयों के बीच में क्या बॉर्डर होता है, उसको हमने इसका एकदम अरफा तरफा कर दिया। तो बात ऐसी है, वहां पर बहुत मुश्किलें हो सकती हैं। लश्कर झंगवी है यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे गुट हैं। तो पाकिस्तान का रिजॉइसिंग मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी है, उनको आगे चलते हुए देखना चाहिए जो क्या होने वाला है। और बिल्कुल जो दूसरा उन्होंने कहा चीन के बारे में भी, यहाँ पर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के भी वो हैं, लोग हैं, और वो भी इनके साथ ही अफगान तालिबान के साथ काम कर रहे हैं। तो वो भी करते रहेंगे और उनको सपोर्ट इन्होंने दिया है। और आगे भी वो शिनजियांग में जाकर उइगुर मुसलमानों के लिए
वो भी हैं, टीटीपी भी है, वो भी वहां पर काम करना चाहती है शिनजियांग में जो विगुर मुसलमानों के विरुद्ध जो अत्याचार किया जा रहा है। तो मेरे विचार से चीन के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी जो इतनी वो खुशियां मना रहे हैं, मेरे ख्याल से ये थोड़ी जल्दी है जो खुशियां मना रहे हैं। बिल्कुल। जनरल शंकर प्रसाद, प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आपकी आवाज बीच में ही कट गई थी, प्लीज सर। जी देखिए, सबसे बड़ी जो चीज मैं कहना चाह रहा था कि इनके आपस में ही बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, खास तौर से पाकिस्तान के अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। मैं ये भी नहीं कह सकता 50-50 है, मैं ये कहूँगा कि 60-40 है। शायद इमरान खान इतने पॉपुलर शायद नहीं होंगे पब्लिक के संग, हामिद साहब के साथ तो नहीं लग रहा था कि वो पॉपुलर हैं, क्योंकि वहाँ सारी सरकार चलाती है उनकी आर्मी और ISI। इस चीज़ में तो खैर और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। अब आप देखिए अफगानिस्तान में क्या होने वाला है। अफगानिस्तान के अंदर ऑल टेररिस्ट ग्रुप्स अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे हमास हो, चाहे हक्कानी हो, चाहे जैश मोहम्मद हो, चाहे जितनी और इनकी तंजीम्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन रहा है। वहाँ से टेररिज्म को पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाया जाएगा, इस्लामिक शरिया को फैलाया जाएगा। तो इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है कि जो अल-कायदा की सरकार, जो तालिबान की सरकार बन रही है अफ़गानिस्तान के अंदर, वो काफ़ी परेशान करने वाली है। परेशान केवल हमको तो करेगी ही, लेकिन उससे पहले, हमको परेशान करने से पहले पाकिस्तान को परेशान करेगी, और पाकिस्तान के अंदर बड़ा भारी परेशानी आने वाली है। इस चीज़ को पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी आज नहीं समझ रही है। वो सोच रहे हैं कि ये एक फ्री हो गए, इनकी जंजीरें टूट गई, ऐसा नहीं है। इनको अभी तो मजा आ रहा है। कई बार मेरे ख्याल से सजनार साहब भी कह रहे थे और हामिद साहब भी कह चुके हैं कि इट्स ए वेरी डेंजरस गेम एवरीबॉडी इज प्लेइंग, पर्टिकुलरली पाकिस्तान। और पाकिस्तान इसी तरह चलता रहा और अमेरिका इसको देख रहा है, यूरोपियन कंट्रीज देख रही हैं इसको, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि किस तरह से धोखा कर रहा है। तो पाकिस्तान कहीं नेक्स्ट FATF में ब्लैक लिस्ट में आना जाए कहीं, तो ये भी पाकिस्तान को सोचना है कि इस तरीके से अगर उसने तालिबान को सपोर्ट करता रहा। और आपने एक और बीच में सवाल पूछा था कि ये मॉडरेट हैं, आर दीज मॉडरेट तालिबान? देखिए, तालिबान बिल्कुल सही का मॉडरेट नहीं होते, लेकिन देयर इज अ सटल डिफरेंस। अब जो ये तालिबान आ जाए है, इसमें जल्लादी की कमी नहीं है, इसमें बारबेरिज्म की कमी नहीं है, इसमें इस्लामिक शरिया को बढ़ाने की कमी नहीं है, लेकिन इसमें अब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, पीपल हु हैव बीन एजुकेटेड एट सम प्लेस और द अदर एंड देयरफॉर दे नो हाउ टू रन द गवर्नमेंट। तो उन्होंने एक तो ये कहा है कि सिविल सर्वेंट्स जितने हैं वो अपने काम पर ड्यूटी पे वापस आए, कि इनको पता है कि बिना सिविल सर्वेंट, बिना ब्यूरोक्रेसी के सरकार नहीं चला पाएंगे। इन्होंने पुलिस वालों को जितने 5-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी, उनको तनख्वाह देना शुरू कर रहे हैं। तो ये जो इनका दिस इज अ सटल डिफरेंस कि गवर्नमेंट किस तरह चलानी है, गवर्नमेंट कैसे चलती है, इसमें इनकी काबिलियत कुछ हद तक शायद बड़ी होगी, देखना पड़ेगा अभी। आई कांट से फॉर सर्टेन, बट देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, बट बी वेरी केयरफुल कि ये बारबेरिज्म खत्म नहीं होगा, ये विमेन के अगेंस्ट बातचीत खत्म नहीं होगी। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने आप उठाई। प्रकाश शाह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप किसी भी अखबार को उठाकर देख लीजिए पूरी दुनिया भर में, जो बाइडेन के बारे में हर कोई यही कह रहा है कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह फैसला कैसे ले लिया। बहुत सारे लोग तो तरह तरह की संज्ञा दे रहे हैं, अलग अलग बात कह रहे हैं, यहां तक लोग कह रहे हैं इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्रॉड ऑन द अफगान पॉपुलेशन। ये फैसला क्या खुद अमेरिका पर बूमरैंग नहीं करेगा? प्रकाश जी, ऐसा नहीं लगता है हमें। बात यह है कि ये जो फैसला किया है वो ट्रंप ने लास्ट ईयर, 1 साल पहले नेगोशिएशन शुरू किए तालिबान से, और नवंबर के एंड में ट्रंप ने जाहिर किया कि हमने ये अग्रीमेंट किया है तालिबान से। तो तालिबान का अग्रीमेंट तो तब का हो गया था। जब बाइडेन साहब आए उस दिन सिर्फ 2500 US सोल्जर्स रह गए थे। 2500 इतने कम है कि वो खुद को भी डिफेंड नहीं कर सकते। इतने बड़े तालिबान, इतने बड़े अफगान आर्मी, 300,000 अफगान आर्मी, वो सब है, तो उसके सामने 2500 US सोल्जर्स खुद को भी डिफेंड नहीं कर सकते, तो छोटी सी संख्या में ही रह गए थे। बाइडेन साहब ने आते ही कह दिया कि जो May 1 का डिसीजन लिया गया है कि सारा पुल आउट May 1 को खत्म हो जाएगा, उसकी जगह मैं August 31 कर देता हूं।
तो बाइडेन ने आके 4 महीना और दिया सब लोगों को, तो आज 9 महीने से हमें पूरा पता है कि अमेरिका यहाँ से जा रही है। अमेरिका कोई 2-3 दिन के लिए नहीं आई थी, 20 साल रही, और 20 साल में उन्होंने काफी खर्चा किया, काफी अपने लोगों का भोग दिया। लॉट ऑफ अमेरिकन्स डाइड, लॉट प्रकाश जी, ऑफ एलाइड लेकिन कंट्री। एक तरह से आप पूरे अफगानिस्तान को दुरुस्त करने की बात कर रहे थे और अचानक आप उस देश को ऐसे भंवर में छोड़कर भाग जाते हैं जहां पर पूरे देश की तबाही मच जाती है। ये नैतिक जिम्मेदारी तो है ना, दिस इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। मगर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक? 20 साल तक रहे और सब कुछ किया। अब तो अफगान को अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना। तो इंडिया में कोई आ जावे और रह जावे तो अब हम भी नहीं चाहेंगे कि वो परमानेंटली आके रह जाए हमारे घर। तो इसलिए देव कालेकर जी से इस पर रिएक्शन ले लो। देव कालेकर जी, क्या आपको लगता है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जिस तरह का ये फैसला लिया है, ये बूमरैंग नहीं कर रहा है अमेरिका में? क्या 9/11 दोबारा होने की संभावना नहीं है? एक तरह से आपने फिर आतंकवादियों के लिए अफगानिस्तान खुला छोड़ दिया। थैंक यू अजय जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। देखिए, लाइफ इज अबाउट परसेप्शन। ट्रम्प साहब की जो एक इमेज थी कि नो नॉनसेंस लीडर, ठीक है, तो यू कैनॉट मेस विथ हिम। अगर आप मेस करते तो उन्होंने प्यूनिटिव एक्शन लेनी थी, जैसे उन्होंने डिबार कर दिया था सम ऑफ द कंट्रीज टू कम टू द यूएसए, एज वेल एज सैंक्शंस लगाए थे, ठीक है। बाइडेन साहब की जो प्रतिमा है यूएस में एज वेल एज इन ग्लोबल वर्ल्ड इज अ वेरी नाइस गुडी इनडिसिसिव, जैसे आप कह लीजिएगा मनमोहन सिंह ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्ट नहीं करेंगे, सब कुछ पता है, भला इंसान है लेकिन एक्ट नहीं करेगा। द लीडर डज नॉट हैव अ करेज और स्पाइन, ये उनकी इमेज है। इट्स ओनली his prerogative to change that image. It's a golden opportunity for Biden ji to rise up to the occasion. He has taken some steps which are very good. 7,000 का deployment उन्होंने वापस किया है. If you read his speech from yesterday, which is true, and I agree with him, पिछले 20 साल में हमने सिर्फ अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन खर्च किए हैं। 3 ट्रिलियन डॉलर। भारत का जीडीपी इज 2.7 ट्रिलियन, ठीक है। तो हमने $3 ट्रिलियन अफगानिस्तान पे खर्च किए। हमारे 2,500 से ज्यादा सोल्जर्स मर गए इस कॉन्फ्लिक्ट में। 10,000 से ज्यादा सोल्जर्स हमारे फॉर लाइफ वुंडेड हो गए। फिर भी हमने इन्हें 20 साल की ट्रेनिंग दी, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग। We gave them the arms, ammunitions, जो भी उन्होंने चाहा हमने दिया। How can we support our so-called friend जिसे खुद नहीं लड़ना, जिसने पूरा बिजी है करप्शन के लिए, जो कि नहीं चाहता कि तालिबान के साथ में और आईसिस के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट ले। They are busy in getting the handouts. They are busy doing corruption. So how long can USA can help Afghanistan? कालेकर साहब, आप जो अभी पॉइंट रेज कर रहे हैं, मुझे लगता है उस पर एक डिप्लोमेटिक आंसर मैं ले लूं। अशोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, ये जो आज अमेरिका की दलील है कि हम वहां पर दुनिया का भला करने के लिए पहुंचे थे, क्या वाकई में दुनिया का भला करने पहुंचे थे या अपना उल्लू सीधा करने पहुंचे थे? और जब आज गए हैं तो क्या अपने स्वार्थ के लिए नहीं गए? बिल्कुल, जो बाइडेन साहब ने बिल्कुल इतने शब्दों में कहा है जो हम वहां पर ना काउंटर इंसर्जेंसी के लिए गए थे, ना नेशन बिल्डिंग के लिए गए थे। हम काउंटर टेररिज्म के लिए गए थे। हम इसलिए गए थे जिससे कि अफगानिस्तान की धरती हमारे विरुद्ध कोई और ऐसा आतंकी घटना को अंजाम नहीं दे सके। और वो उन्होंने कहा जो हमने बहुत डिग्रेड कर दिया है अलकायदा को। पर अभी हम सुन रहे थे हामिद मीर साहब से जो कितना ज्यादा अलकायदा के पास दम आ गया है। और देखिए, उसके अलावा जो अगर आप देखिए पूरे दुनिया के उससे नजरिए से, तो यहां पर जो अमेरिका की ह्यूमिलिएशन हुई है, और ये देव साहब और प्रकाश साहब अपने वो अमेरिका में है तो वहां पर भी वो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी प्ले कर जाएगा।
परंतु पूरी दुनिया तो उसको ये देख रही है, जो बहुत ही वीक रिस्पॉन्स था प्रेसिडेंट जो बाइडेन का, और उन्होंने यहां पर अगर जगह छोड़ दी है, अफगानिस्तान को छोड़ दिया है, तो उन्होंने निमंत्रण दिया है चीन को और रूस को यहां पर आने के लिए। तो मतलब जो उन्होंने वो स्ट्रेटेजिक स्पेस थी जहां पर वो रह सकते थे, वहां पर उन्होंने छोड़ दिया है, और अपने जो उनके विरुद्ध जो ये दो सबसे बड़े उनके प्रतिद्वंदी हैं, उनको वहां पर आने के लिए उन्होंने जगह छोड़ दी है। देखिए, कोई ये नहीं कहता, मैं दोनों अपने जो मित्र हैं अमेरिका से उनकी बात समझता हूं और मानता हूं, जो 20 साल तक वो रहे हैं, काफी लंबा अरसा है, काफी लंबा समय है। कोई ये नहीं समझ सकता जो भाई वो और 10 साल रहे या 5 साल रहे, क्योंकि यही जो बाइडेन साहब ने अपनी वक्तव्य में कहा। परंतु ये तो हो सकता था जो वहां से आप जब निकलते हैं उससे पहले थोड़ी वहां पर शांति बहाल करिए, थोड़ा वहां पर तालिबान के ऊपर जोर लगाइए। देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक पॉलिटिकल कंपल्शन था, अपना इलेक्टोरल कंपल्शन था, अपने इलेक्शन के लिए उन्होंने ये अग्रीमेंट साइन की, क्योंकि उन्होंने कहा 2016 में मैं अपने इंस्टीट्यूट्स को प्रॉमिस किया है, जो मैं अपने सोल्जर्स आई गेट माय बॉयज बैक। तो मुझे ये अग्रीमेंट उनको दिखाना है, जो देखिए मैंने उसके ऊपर काम किया है, पूरी तरीके से मैं सफल रहा हूं। परंतु जो बाइडेन के ऊपर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था, वो उन्होंने अब 4-5 महीने उसको एक्सटेंड किया, वो 1 साल और एक्सटेंड कर सकते थे, और कर सकते थे तालिबान के ऊपर ये दबाव डालते, जो आप लेवल ऑफ वायलेंस जो है, ठीक है सीज फायर मत करिए, पर हिंसा का जो लेवल है उसको कम करिए, और दूसरा आप वो ये डेमोन्स्ट्रेट करिए जो आपके कोई भी लिंक नहीं है अलकायदा से। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है ऐसा। उनकी 3 शर्तें थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो उन्होंने समझौता किया था, उसमें किसी शर्त पर उन्होंने उसको पूरा नहीं किया है। केवल एक शर्त थी, जो फॉरेन ट्रूप्स बाहर निकलेंगे, केवल उसी के ऊपर अमल किया गया है। अजय जी। बिल्कुल। शंकर प्रसाद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। जी सॉरी, कई दफा तो मेरे टेलीफोन कट गया, फॉरगिव मी फॉर दैट। देखिए, इसमें जो बातें अभी सजनार साहब ने भी कही और हमारे अमेरिकन सहयोगियों ने भी कही, द डिसीजन टू विड्रॉ वाज नॉट अ बैड डिसीजन, बट उसका जो तरीका अपनाया गया वो बहुत कमज़ोर था। विड्रॉ, देखिए, एक आर्मी के अंदर होता है वेरियस ऑपरेशंस ऑफ वॉर। एक होता है अटैक ऑपरेशन ऑफ वॉर, एक होता है डिफेंस ऑपरेशन ऑफ वॉर, एक होता है एडवांस ऑपरेशन ऑफ वॉर, और एक होता है विड्रॉल ऑपरेशन ऑफ वॉर। विड्रॉल ऑपरेशन भी एक प्लान्ड ऑपरेशन होता है। I am sorry to tell you, this planned withdrawal has not been done as per the teachings of the operations of war withdrawal. विड्रॉल को अगर विड्रॉल की तरीके से करते तो ये हालात नहीं होती। दूसरी ज़रूरी बात जो हमको समझनी चाहिए कि अमेरिका यहाँ से छोड़कर इस तरह से क्यों गया। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली 20 साल की, इनको अच्छे हथियार दिए जाएं, इनको अच्छा सामान दिया जाए, इनको ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन उसमें भी ये कामयाब नहीं हो चुके, और इनको पता लग गया कि जो अफगान आर्मी है उसके जो जवान हैं वो ट्रेनिंग करेंगे ही नहीं। आपको मालूम होगा शायद कि 50% ऑफ द अफगान सोल्जर्स आर ड्रगिस्ट। वहां पे हर महीने 200-300 आदमी का डिजर्शन होता है। वहां पे पिछले 6 महीने से अफगान सरकार ने उनके पुलिस वालों को तनख्वाह नहीं दी है। आपने आज के अखबारों में पढ़ा कि जितना पैसा और जितना अफगान आर्म्ड फोर्स के अंदर उससे ज्यादा जनरल हैं जितने अमेरिका में नहीं है। और वहां पे जो पेट्रोल आता है वो बेचते हैं ये, वहां जो खाना आता है वो बेचते हैं ये। तो आप कभी सोच सकते हैं कि एक जवान जो कि अफगान आर्मी के अंदर नौकरी कर रहा है, उसको खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा, ही हैज नो राशंस, ही हैज नो एमुनिशन, तो क्या लड़ेगा? वो हथियार नहीं डालेगा तो और क्या करेगा? उसके अफसर जो है, मेजर जो है, कर्नल है, दे आर नॉट लीडिंग देम। हमारे यहाँ एक अफसर जो है, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, वो ऑपरेशन को लीड करता है। यहाँ इनका कोई ऐसा अफसर नहीं है जो लीड करने को तैयार हो, तो पहले भागने को तैयार हैं। और आपने अखबारों में पढ़ लिया कल, घनी साहब की सच है कि झूठे तो हमें मालूम नहीं, लेकिन वो एक हवाई जहाज भर के पैसे ले गए यहाँ से। सो करप्शन हैज बीन ए वेरी बिग इशू। America has spent $12 billion on these people in the defense budget alone, और उसके बाद इनकी आर्मी ने कोई उसका फायदा नहीं उठाया। तो बिदेन, और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि I can see a little disconnect between the American president and the political dispensation in America and the military की और पॉलिटिकल पार्टीज की, पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स की, इसमें मुझे लग रहा है
जो मिलाप होना चाहिए, जो एक साथ मिलकर चलना चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमी रही है। इसमें बीच में आपने देखा होगा जनरल जब शरीफ 20 साल साहब, में अब लेकिन दो तीन अगर हम जनरल आज के रिजाइन मौजूदा कर दिया है। परिप्रेक्ष्य पे आ जाए, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं कि मेरा थोड़ा सा वक्त कम है, इसलिए आपसे और अशोक जी से ये बहुत दो पॉइंटेड सवाल। पहला आपसे ये बताइए कि अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो टेररिस्ट्स हैं, जो इस तरह के तमाम फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए अफगानिस्तान उनके लिए घर है। अब वो तमाम तरह की चीजें कर सकते हैं। तो क्या एक डर्टी बॉम्ब की जो हम बात कर रहे थे, न्यूक्लियर बॉम्ब की, वो सच्चाई हो सकती है बहुत जल्द? क्या ये सब कुछ भी हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान में उनकी पैठ काफी ज्यादा है। जनरल मलिक, देन आई एम गोइंग टू अशोक जी, प्लीज सर। जनरल मलिक नहीं, जनरल शंकर सॉरी, प्रसाद माफ जी। कीजिए सर, माय अपॉलॉजीज, सिंसियर अपॉलॉजीज। ही वाज आल्सो सपोज्ड टू जॉइन अस, बिल्कुल सर। ठीक कहा आपने। ओह, दैट्स वेरी गुड, देन कंग्रेचुलेशंस टू यू। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कोई दो सहमति नहीं हो सकती। बट द पॉइंट एट इशू इज दिस कि ये अभी किस तरह से आगे चलेंगे। देखिए, अभी 4-6 महीने तो इनको सेटल होने में लग जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि कुछ कोशिश करें कि वर्ल्ड में हमको रिकग्निशन मिल जाए। उसके बाद साल भर, सवा साल, जितना ये समय लगेगा, उसमें ये इलेक्शन करने की कोशिश करेंगे। इनके यहाँ कोई जिरगा करके इलेक्शन होता है, जिसमें केवल 90 जो आते हैं, वो विलेज हेड जो भी कहलाते हैं, वो उसमें हिस्सा लेते हैं। उससे ये पॉपुलर गवर्नमेंट कह के हम अपने आप को डेमोक्रेसी डिक्लेयर करेंगे। तो इन्हें पता है कि जब तक डेमोक्रेसी वर्ड नहीं आएगा, तब तक इन्हें कोई वर्ल्ड में रिकग्निशन नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान क्या डेमोक्रेसी है आज? पाकिस्तान इज ए शैम डेमोक्रेसी। पाकिस्तान इज रन बाय द मिलिट्री। तो उसी तरीके से एक शैम डेमोक्रेसी का जब तक ये नाटक नहीं खेलेंगे, तब तक इनको कोई रिकग्निशन नहीं मिलेगा। तो इन्हें रिकग्निशन तो लेना ही पड़ेगा वर्ल्ड से। उसका एक ही उपाय है कि एक किस्म का कोई इलेक्शन कर लीजिए और अपने आप को डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट बता दीजिए। उसी तरह होगा जिस तरह पाकिस्तान में सरकार चल रही है आज। जी बिल्कुल। अशोक जी, कैसे हम इस बड़े खतरे से निपटेंगे और उसके लिए क्या तैयारी हम कर सकते हैं? क्योंकि अब स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। उनके पास खुद का अपना एयरफोर्स होगा, उनके पास तरह तरह की आर्मी और इक्विपमेंट्स होंगे जो अभी अमेरिका से उनको मिल चुके हैं, जो अमेरिकी फौज वहां छोड़कर जा चुकी है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के तमाम फोर्सेस का एक्सेस भी होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अजय जी, और हमें तो बिल्कुल बहुत सचेत रहना पड़ेगा, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। एक तो अपने तरीके से देखिए, अब भारत, ये अब कहा जाता है क्लीशे हो गया है, जो अब का भारत 1999 का भारत नहीं है। हमारे में जो शक्ति है, हमारे में जो क्षमता है, वो काफी ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से हम अपने को प्रोटेक्ट करने में, चाहे जम्मू कश्मीर में हो या और जगह पर हो, उसमें हम काफी सक्षम हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, जो देखिए थोड़ा हमारे पास पाकिस्तान, कुछ भी चाहे पाकिस्तान और तालिबान के बीच में, मैं ही समझता हूं कि आगे चलते हुए बेटर इतना जल्दी होगा, ज्यादा इतनी इसमें देर नहीं लगेगी। जो दोनों देशों में काफी वो मुश्किलात आने वाली हैं साथ में। जो ये लोग सोचते हैं, या पाकिस्तान के जो ममालिक हैं वो सोचते हैं, जो तालिबान की जो सरकार है काबुल में, वो उनके अंगूठे के नीचे रहेगी, उनकी प्रॉक्सी रहेगी, मैं वो मानता नहीं हूं। क्योंकि उसमें थोड़े से नेशनलिस्ट पश्तून भी होंगे, इस्लामिस्ट पश्तून तो है ही है। तीसरी बात है, वहां पर बहुत ज्यादा तालिबान कोई एक मोनोलिथिक ग्रुप नहीं है वहां पर। उसमें जैसे हम बात कर रहे थे, टीटीपी है, ईटीआईएम है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान है, वगैरह वगैरह। तो वहां पर उनको एक यूनिटी पाना बहुत मुश्किल होगा। परंतु फिर भी आतंकवाद को आगे ले जाने के लिए तो उस अपनी जो स्पेस है, टेरिटरी है, उसका तो इस्तेमाल किया जा सकता है। और न केवल भारत को, जैसे मैं बता रहा था, चीन को भी और रूस को भी ये इसके लिए सचेत और सतर्क होना पड़ेगा, और हमको सभी के साथ काम करना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा खतरा हम सबके सामने वहां पर। माय सिंसियर अपॉलॉजीज सर, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, हमारे पास बहस के लिए आज इतना ही वक्त था। बहुत धन्यवाद हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज जो सबसे बड़ी परेशानी है, जो कि पूरी दुनिया के सामने है और हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़े पैमाने पर, क्योंकि हम पड़ोसी हैं, वो ये कि आतंकवाद के दंश से अपने आप को कैसे बचाएं। और जिस डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब की चर्चा हो रही थी, वो कहीं वास्तविकता न बन जाए। तालिबान के डर और खौफ से निकलकर करीब 190 लोगों को लेकर इंडियन एयरफोर्स की टीम हिंडन एयरबेस पर पहुंची है। काबुल से जामनगर और जामनगर से हिंडन एयरबेस पहुंचे लोगों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।